जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका पीसीएस एकेडमी में। तो अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप जो है एनसीईआरटी को छोड़ नहीं सकते हैं। आप एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाला है आरओ का, तो इसके लिए आप जो है हमारी जो है स्टैटिक्स जो जो पोर्शन की जो सब्जेक्ट है आप उसे कवर कर सकते हैं। अब जो है अगर नज़दीक एग्ज़ाम आ गया है तो आप एनसीईआरटी को छोड़ दीजिए, पढ़िए मत। ठीक है, एनसीईआरटी अब जो है अगर लॉन्ग टाइम में, अगर आप 1 साल बाद एग्ज़ाम देने वाले हैं, 6 महीने बाद देने वाले हैं, तो आप एनसीईआरटी को पढ़िए। हर सब्जेक्ट का जो है आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका जो कंसेप्चुअल जो नॉलेज है वो आपकी बेहतर हो जाएगी। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने आपको बता दिया है कि इससे पहले हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ लिया है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो है जो ईस्ट इंडिया की जो कंपनी थी, ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी और जो और सारी जो यूरोपीय कंपनियाँ थी, तो वो कैसे भारत में कॉम्पिटिट करती हैं। और आपने जो है इसके पहले पढ़ा कि वो लोग क्या करते हैं कि आपस में ही जो ये लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को हराने के लिए क्या करते हैं ये लोग, तो मारपीट भी शुरू कर देते हैं। यानी एक दूसरे में क्या होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं। अब लड़ाइयों में आप लोग इसको जो है अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ के स्टूडेंट हैं तो आप जो है इसको वहाँ पर आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना? यहाँ पर उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो भी दिया है यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है कि ये जितने सारे जो टॉपिक्स है ना, वो आपके जीएस के लिए और आपके हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। ठीक है, इसके जो बैकग्राउंड है वो आपको यहाँ से क्लियर होता जाएगा। ठीक है ना? तो आप इसको पढ़िए। अब क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उसे कैसे ये फेस करता है। ठीक है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। आप इसे याद रखेंगे। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इसी इस जो है इस फैक्ट्री में वेयर हाउस होते थे जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार जो है फैला, कंपनी ने सौदागर और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। यानी क्या बात बता रहा है कि इन्होंने जब पहली बार इस शुरुआत कब किया, तो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी, पुर्तगाली कंपनी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार अपना जो है फैक्ट्री कहाँ बैठाया, तो 1651 में हुगली नदी के किनारे। ठीक है, हुगली नदी में किनारे में बैठाया। तो उस समय जो यहाँ पर इसके वेयर हाउस होते थे जहाँ पर ये लोग जो है जो निर्यात करेंगे ये वस्तुएं, उस चीज़ों को रखे हुए थे। ठीक है, यानी उसको जो ये लोग रखे थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब इनका व्यापार बढ़ने लगा तो जो व्यापारी हैं, ठीक है ना, उनको क्या करते थे, उनको रूम जो है प्रोवाइड करते थे और उनको जो है कंपनी के पास ही रहने के लिए ये लोग प्रेरित करते थे, जो बताया जा रहा है इसमें। अब धीरे धीरे 1696 आता है और 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। यानी 1696 में इसने क्या किया कि एक किला बनाना शुरू कर दिया। अब किला क्या करता है, किला जो है बाहरी आक्रमणों से जो है सुरक्षा करता है। अब किला आपने देखा होगा कि जो है दुर्ग टीला भी देखा है ना, टीला एक किला है। तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता में आपने पढ़ा है कि वो लोग क्या करते हैं, तो एक जो है दीवार जो है बनाते हैं अपने घर के बाहर। आप बाउंड्री मान लीजिए ना, अपना घर के लिए छोटी सी बाउंड्री मान लेते हैं ताकि छोटे छोटे जानवर ना आए। उसी तरह जो है एक जो राजा है वो अपने साम्राज्य की सुरक्षा कैसे करेगा, तो किला बनाकर। ठीक है, 2 साल बाद मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि 2 साल बाद ही, यानी 1696 के 2 साल बाद ही, यानी 1600 जो है अंठावन में, सॉरी 1698 में इसने क्या किया कि जो है मुगल जो अफसर हुआ करते थे, ठीक है ना, क्योंकि मुगल राजा तो दूर है, अब काम कौन करता था, तो अफसर ही करते थे, इन्हीं के हाथ में जो भी था। तो मुगल अफसरों को रिश्वत दिया और उसको देकर इसने क्या किया, 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। अब धीरे धीरे ये लोग क्या बनते हैं, ये लोग कंपनी क्या बनने लगी, जमींदार बनने लगी। यानी पहला स्टेप कहाँ रख लिया इसने, जमींदारी व्यवस्था पर। इसने अपने आप को जमींदार बना लिया। इनमें से एक गांव था कलकत्ता, यानी कालिकता, इसको पहले कालिकता कहते थे, जो बाद में अब क्या बना है, कलकत्ता बना है। अब क्या हो गया, ये कोलकाता हो गया। समझ रहे हैं? अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। यानी कंपनी व्यापार करेगी तो क्या करेगी, शुल्क नहीं जमा करेगी। जो टैक्स होता है उसको टैक्स पे ये कंपनी नहीं करेगी। कौन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी।
कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर जो निजी तौर पर व्यापार जो है चलाते हैं उन्हें छूट नहीं थी, लेकिन उन्हें भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में जो है ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान का विरोध क्यों ना होता। अब देखिए क्या होता है। किसने क्या किया उसमें, शाही राजा कौन था, यानी मेन राजा कौन है, मेन राजा जो है केंद्र में बैठा है वह कौन है, तो मुगल बादशाह है। कौन है, उसका नाम क्या है, औरंगजेब। ये कंपनी क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की, उससे जाकर जो है मुगल जो शासक है, जो मुगल बादशाह है, यानी जो भारत का जो बादशाह है, उससे ये लोग क्या करते हैं, वो ऐसा फरमान जारी करवा लेते हैं कि ये लोग क्या करेंगे, तो ये जो है टैक्स पे नहीं करेंगे। समझ रहे हैं, कंपनी क्या करेगी, टैक्स पे नहीं करेगी, लेकिन धीरे धीरे ये क्या करते हैं लोग उसके विपरीत जाकर, क्योंकि ये लोग फायदा उठाने में लगे हुए थे, ये लोग क्या करते हैं कि जो कंपनी के अफसर थे, जो वो लोग जो है अपना व्यापार चलाते थे, क्योंकि जो अफसर आते थे ना, आप याद रखेंगे कि जो विदेशी अफसर आते थे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो लोग अपना भी व्यापार करते थे, ठीक है। तो उन व्यापार पर जो निजी सामान थी उस पर क्या किया इन्होंने, उस पर भी छूट कर दिया, यानी उस पर भी टैक्स पे ये लोग नहीं करते थे। अब इसी का विरोध कौन करता है, नवाब मुर्शिद कुली खान, ठीक है ना, मुर्शिद कुली खान, ठीक है। अब ये विरोध करता है क्योंकि क्या होता है कि जो बंगाल है, क्योंकि वो लोग कहाँ स्थापित थे, बंगाल के पास ही, ठीक है ना, यानी बंगाल में और बंगाल के आसपास ही इन लोगों का स्टार्टिंग फेज रहा है किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसी का विरोध करता है कौन, तो नवाब मुर्शिद कुली खान। अब ये विरोध क्या करता है और क्यों करता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ से फिगर देख सकते हैं। व्यापार से युद्धों तक 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। यानी 18वीं शताब्दी की स्टार्टिंग फेज में क्या हुआ कि यानी 1700 के बाद, उसी को 18वीं कहते हैं, यानी 17 के बाद जो स्टार्ट हो जाएगा उसको क्या कहेंगे आप लोग, तो 18वीं सदी कहते हैं। यानी 18वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच टकराव बढ़ने लगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। अब देखिए क्या होता है कि आर्डर किसने दिया था, बादशाह ने। बादशाह कहाँ बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, केंद्र यानी दिल्ली, ठीक है। अब जो दिल्ली में जो बादशाह बैठा हुआ है इसका नाम क्या है, औरंगजेब। तो औरंगजेब जब तक रहता है, जिंदा रहता है, तब तक बंगाल के जो नवाब हैं वो विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की जो मृत्यु होती है, लगभग लगभग 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना, गूगल करके। तो जब औरंगजेब की जब मृत्यु होती है, यानी केंद्रीय ढांचा जो है कमजोर होता है, तो उस ढांचे के कमजोर होने के बाद जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, यानी बंगाल, ठीक है, अब ये बंगाल के लोग क्या करेंगे कि बंगाल के जो नवाब हैं, ये लोग क्या करते हैं ना, कि बंगाल के जो नवाब हैं अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं एक तरह से, ठीक है। और ये लोग अपनी ताकत दिखाने लगते हैं क्योंकि केंद्र की शक्ति कमजोर हो चुकी है। और मैंने इसके पहले आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि धीरे धीरे जब जब केंद्र कमजोर होगा, तो जो स्थानीय शक्तियां हैं, जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, वो उभरेंगी और अपने आप को आगे ले जाएंगी, ठीक है। तो उसी समय क्या होता है कि दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसे ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। जो है बंगाल का नवाब कौन बनता है, तो सिराजुद्दौला बनता है। ये सभी कौन थे, तो सभी जो है शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी की रियायतें देने से मना कर दिया, ठीक है। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। यानी अब ये लोग क्या करते हैं कि अगर ये अब जो है, अब ये जब जब जैसे कि जो सिराजुद्दौला है, ठीक है, यानी जब सिराजुद्दौला और ये जो है जो राजा हैं, ये लोग जब गद्दी पर बैठते हैं, तो ये लोग क्या मांगते हैं, तो ये लोग क्या मांगते हैं कि जो कंपनी है ना, जो व्यापार करेगी मेरे राज्य में, यानी बंगाल में, अगर उसको व्यापार करना है तो उसको नजराना देना होगा, ठीक है, यानी टैक्स पे करना होगा, किसको, उस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, बंगाल में, ठीक है। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया, किसको, कंपनी को। और उसकी कीलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया गया। यानी जो अब अंग्रेज जो कीलाबंदी कर रहे थे, अपने कीला बना रहे थे, उसको क्या किया गया, उसे रोक दिया गया।
कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार का राजस्व जो वसूली है वो कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। यानी ये लोग क्या कहते हैं कि अब हमारी क्या हो रही है, शक्ति कमज़ोर हो रही है, क्योंकि कंपनी के आने से क्या हो रहा है कि जो राजस्व वसूली है, जो टैक्स वसूली है, जो हम लोग वसूलते थे, अब वो हम लोग को वो टैक्स नहीं मिल पा रहा है और उस टैक्स वसूल में हम लोग क्या हो रही है, कमी हो रही है। जिससे क्या होगा, हम लोग को साम्राज्य चलाने में दिक्कत होगा और हमारे जो नवाब हैं वो क्या हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। ठीक है, कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। अब इसके विपक्ष में अब नवाब अपनी टिप्पणी करते हैं, अपनी बात करते हैं, लेकिन उसके बाद जो अंग्रेजी अधिकारी हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो ये अंग्रेज अधिकारी क्या करते हैं कि इस नवाब को जवाब देते हैं और इसका विरोध करते हैं और अपमानजनक टिप्पणी के माध्यम से और चिट्ठी लिखते हैं। ठीक है, किसको, नवाबों को, और नवाब और उनके अधिकारियों को अपमानित भी करते हैं। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से अब जो है कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। ठीक है, व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों के परिणाम प्लासी की युद्ध जो है। अब देखिए क्या होता है, नवाब अपनी बात करता है, वो कहता है कि जो कंपनी क्या कर रही है कि टैक्स पे नहीं कर रही है और जो है जो बंगाल की जो राजस्व है वो उसकी वसूली है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। इससे कंपनी, जिससे जो है नवाब को घाटा हो रहा है। और कंपनी कहती है, कंपनी के जो शासक हैं और जो कंपनी के जो अधिकारी हैं वो लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं किसको, राजा को, कि जो राजा है, जो नवाब है, ये क्या कर रहा है कि अपनी शक्तियाँ जो है बढ़ा रहा है और इसके जो अधिकारी हैं वो मनमाने ढंग से पैसे मांग रहे हैं। इससे हम लोग की कंपनी को लाभ नहीं होगा। हम लोग को अगर इस कंपनी को लाभ पाना है तो क्या करेगी, तो अत्यधिक गाँव खरीदेगी, गाँव खरीद के उसको किले, उससे जो है किले बंद करेगी। ठीक है ना, तो इन सब बातों से क्या होता है कि अब भाई अब दोनों एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है अपना जो इंटरफेयर है बढ़ा चुकी है, अपना एक कदम जो है आगे बढ़ा चुकी है, तो ये अपना कदम पीछे हटने वाली नहीं थी। और भारतीय नवाब है। अब भी दोनों में क्या होगा कि अब युद्ध होगा और उसी जो है, जो ये लोग आपसी जो टकराव है, इसी का जो है परिणाम होता है युद्ध। और उसी युद्ध का नाम क्या है, प्लासी का युद्ध। तो ये प्लासी का युद्ध का मतलब रीजन क्या है कि प्लासी का युद्ध क्यों हो रहा है, तो प्लासी का युद्ध इसलिए हो रहा है कि दोनों एक दूसरे की बातें मानने को तैयार नहीं है और कंपनी क्या कर रही है, अपना विस्तार कर रही है और टैक्स भी पे नहीं कर रही है। ठीक है ना, और बंगाल के नवाब चाहते हैं कि वो क्या करें, टैक्स पे करें, यानी टैक्स पे करना ही बंगाल के नवाब जो है युद्ध का कारण बनता है, जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं। प्लासी का युद्ध हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब कठपुतली क्या होता है, अब कठपुतली यहाँ से पढ़ लें। कठपुतली मतलब जैसे कि अपने मतलब उसको नहीं होता एक पुतली, उसको अपने हाथ में जो है उसका डोर लिए हुए और उसको अपने डोर से हिसाब से नचाना, अपने इशारों पर नचाना, वही कठपुतली सरकार होती है। ठीक है, तो इस चीज़ों को हम लोग यहाँ से देखेंगे प्लास्टिक का युद्ध का। ठीक है, आज क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।